Good morning, ma'am. Good morning. What we have done in the last class? Am I audible? Yes, ma'am. Okay. What we have done in the last class? ह्यूमन रिसोर्स मैम क्या human स्कोप resource? शायद हुआ था मैम। Personal. We were doing personal policy, ना? यस मैम। अच्छा कुछ स्टूडेंट्स हैं, शुभम स्वर्णाकर, अंकित यादव, मनमीत कौर, ये सब आप लोग के बैच के हैं? Yes, ma'am. श्रुति पांडे एंड ऑल, तरुणेश, ये सब आप लोग के बैच के हैं? मैम कुछ हमारे बैच के हैं, कुछ के नाम नहीं सुने। एक्चुअली इसके में लिख के आ रहा है आउटसाइड डीएवी पीजी कॉलेज, तो इनको एडमिट करना है कि नहीं करना है? तो मुझे पता नहीं कौन स्टूडेंट है डीएवी के एक्चुअली। मैम एडमिट कर लीजिए, इस टाइम पे इस मीटिंग में स्टूडेंट्स ही आएंगे। नहीं, बट इसमें लिख के आ रहा है ना आउटसाइड डीएवी कॉलेज। चलो मैं एडमिट कर लेती हूँ। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पर्सनल पॉलिसी करा था ना लास्ट क्लास में? यस मैम। ओके, तो कौन से पॉइंट तक करा था? कितने पॉइंट हो गए थे? मैम किसी 4 ने लिखा था? पॉइंट्स तो मैंने लिखे थे, डिस्चार्ज ऑल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यहाँ तक। ओके, एक मिनट मैं चेक कर लूँ। मैम शुरुआत से पढ़ा दीजिए ना, इसमें कुछ छूट भी गया था। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्सनल पॉलिसी में पर्सनल पॉलिसी क्या होती है? व्हाट इज पर्सनल पॉलिसी? व्हाट इज पर्सनल पॉलिसी? लास्ट क्लास में करा था ना पर्सनल पॉलिसी क्या होती है? एक तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, और जब आवाज नहीं आए तो प्लीज बोल देना, ठीक है? जब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज एम्प्लॉय एम्प्लॉयर सबका आपको मैनेजमेंट करना होता है। और पर्सनल पॉलिसी क्या होती है? वो डे टू डे वर्किंग जो कंडीशन होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसके लिए वो पॉलिसी बनाई जाती है। क्या वर्किंग कंडीशंस होंगे, क्या प्रोसेस होगा, क्या रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होगा, क्या सिलेक्शन, प्रमोशन, ये सारी चीजों को इंक्लूड करता है। सैलरी, वेजेस, कंपनसेशन, लीव, ये सब कुछ पर्सनल पॉलिसी के अंदर में आता है, ठीक है? Yes, ma'am. ओके, तो पर्सनल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्सनल पॉलिसी है टू इनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल, to enable the organization to achieve its goal
ये ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम होता है, कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन चीज होता है वो किस तरीके से अपने एम्प्लॉय से काम लेता है, कैसे काम करवाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, जो उसका टारगेट है, वो अचीव हो सके. सेकेंड इज टू मेक aware all employees about the organization goal, function, rules, regulation and managerial functions. ठीक है. तो सारे लोग जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उनको अवेयर, उनको बताना होता है क्या ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, क्या आपको काम करना है, क्या आपकी ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, प्लस रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है जिसके अंदर आपको काम करना है. ठीक है. नेक्स्ट इज to project common interest of all concerned. To project common interest of all concerned. इसका क्या मतलब होगा? मैम प्लीज रिपीट. To project common interest of all concerned. मैम सभी एम्प्लॉयज का जो कॉमन इंटरेस्ट है उसको फिगर आउट करना. हाँ, उसका जो पर्सनल इंटरेस्ट है, उनका जो पर्सनल उनका डेवलपमेंट है, उसको भी आपको देखना है. ये नहीं कि आप खाली आपको काम लेना है, अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है. पर्सनल डेवलपमेंट हर एक एम्प्लॉय का बहुत इंपॉर्टेंट होता है. उसके पर्सनल इंटरेस्ट को कभी भी खत्म नहीं किया जाता है, क्योंकि जब उसका पर्सनल इंटरेस्ट, जब उसका डेवलपमेंट खत्म हो जाएगा, वहीं से उसे काम करने का मोटिवेशन भी खत्म हो जाता है. Next is to provide consultative participation and secure cooperation of all employees. To provide consultative participation and secure cooperation of all employees. Point लिख लो. Consultative participation, उनका इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, कंसल्टेशन होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो होता है वो एज अ काउंसलर भी आपका काम करता है कि कहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, या काम क्यों नहीं हो पा रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या किसके ऊपर कितना बर्डन है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या एम्प्लॉयज के साथ में जो वर्किंग एज अ टीम है उसमें कहीं आपका इंटरनल कोई कंफ्लिक्ट तो नहीं है. तो वो कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन होता है जो कंसल्ट करता है और आपको वो चीजों कहीं ना कहीं बैलेंस करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का काम को सफर ना करे. ठीक है. और दूसरा पॉइंट है सिक्योर कोऑपरेशन ऑफ ऑल एम्प्लॉयज. सिक्योर का मीनिंग है कोऑपरेशन ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, तो ठीक है कोऑपरेट करेंगे. सिक्योर, व्हाट इज सिक्योर कोऑपरेशन? Not to lose that cooperation. मैम किसी तरीके से दूसरे एम्प्लॉय को परेशानी ना हो. सीक्रेसी लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है. अगर कोई भी एम्प्लॉय अपने हायर अथॉरिटी को या अपने जो इमीडिएट बॉस है या रिपोर्टिंग बॉस को अपनी कोई प्रॉब्लम को शेयर करता है, बी इट वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, तो उसको पब्लिकली लीक नहीं करा जाता. ठीक है. कि आपको इसको ये प्रॉब्लम है, इसके घर में ये इश्यू है, इस वजह से काम नहीं आया, ये लीव पे, ये चीजें बहुत सीक्रेसी होती है, इसको मेंटेन करना होता है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा किसी के साथ, आप किसी को ट्रस्ट करने लगेंगे, तभी आप चीजों को अच्छी तरीके से बोल पाएंगे, काम कर पाएंगे. क्योंकि जो भी लोग प्रोफेशनल, जो भी एक सबकी लाइफ दो पार्ट होती है, प्रोफेशनल एक पर्सनल, तो पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए कि आप उसको बता रहे हो कि नहीं इसको ये प्रॉब्लम है, या इसकी इसकी लड़ाई हो गई, या ये चीजें नहीं होनी चाहिए. बिल्कुल सीक्रेसी मेंटेन होना चाहिए. नेक्स्ट है टू प्रोवाइड इफेक्टिव लीडरशिप. टू प्रोवाइड इफेक्टिव लीडरशिप. और इफेक्टिव लीडरशिप, लीडरशिप कब होती है इफेक्टिव लीडरशिप?
इफेक्टिव लीडरशिप तब होती है, जो लीडर होता है वो जब खुद रिस्क लेने को रेडी होता है, काम करने को रेडी होता है। बस वो ये नहीं कि आप इंस्ट्रक्ट करते हो कि आपको ऐसे काम करना है या आपको इतना काम करना है। जब आप खुद इनिशिएटिव लेंगे, खुद थोड़ा सा पेन लेंगे, थोड़ा आप रिस्क लेने को रेडी रहेंगे, तो आपके पीछे के जो आपका एज अ टीम काम कर रही है, जो आपके आपको फॉलो करते हैं, आपको देख के सीखते हैं, वो आपके लीडरशिप में, आपके लीडरशिप के अंडर में काम करेंगे और बहुत अच्छे अच्छे से काम करेंगे। Next is to provide security, opportunity, fair treatment to all. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. To Yes, ma'am. provide security, एक बार बीच में बोल दिया करो, मुझे लगता है कोई किसी को सुनाई नहीं दे रहा है। To provide security, opportunity and fair treatment to all. Security मतलब जो भी safety measures हैं वो सबको मिलना चाहिए। जैसे इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, जनरल इंश्योरेंस होता है, वो हर एक एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल होता है कि आपको उसका इंश्योरेंस कराना होता है। इन केस अगर कुछ कैजुअलिटी हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो उसका बेनिफिट उसकी फैमिली को मिल जाए। ठीक है। अपॉर्चुनिटी, फेयर ट्रीटमेंट टू ऑल। अपॉर्चुनिटी मतलब ऐसा ना हो कि आप उसमें कोई बायसनेस कर दो कि ये हम कोई एम्प्लॉय है वो हमारे मतलब वो हमारे शहर का है, या वो हमारे रिलीजन का है, या हमारे कास्ट का है, या हम इसको पहले से जानते हैं, तो उसको ही सारी अपॉर्चुनिटी दे दे। काम कोई और करता है, अपॉर्चुनिटी कोई और ले जाए, ऐसे नहीं। फेयर ट्रीटमेंट टू ऑल, इक्वल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और अपॉर्चुनिटी के अंदर जब आप इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे तो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि कौन एक्चुअली में क्वालिफाइड है उसको करने के लिए। ठीक है। इसीलिए अब सारे चीजों का सिस्टम भी चेंज हो रहा है, चाहे भी वो एजुकेशन का हो और चाहे वो जॉब का हो, प्रमोशन का हो, सारे सिस्टम को चेंज किया जा रहा है, चेंज हो चुका है ऑलमोस्ट, कि वो फेयर ट्रीटमेंट दे सके, कहीं पे बायसनेस ना हो कि वो एज में बड़ा है या बड़ी है तो उसको प्रमोशन मिल गया, उसको काम मिल गया, ये सब चीजें नहीं। अगर आप काम करेंगे, प्रोडक्टिविटी देंगे, आपका जो भी रिपोर्टिंग होता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है कि आप 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 6 महीने का, जैसी आपकी रिपोर्ट होगी उस हिसाब से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। To provide, next point is to provide appropriate wages as per job और work activities. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इंस्टीट्यूशन के अंदर, कहाँ जो पे वेजेस किसको मिलते हैं? मैम लेबर। हाँ, जो भी आपका जो भी ऑन रोल, जो भी वर्कर होता है, या जो भी आपके जो भी वर्कर होता है, या जो भी ऑन रोल काम नहीं करता है, ठीक है, जो भी डायरेक्ट एम्प्लॉय नहीं। हाँ, प्लीज रिपीट दिस पॉइंट। टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट वेजेस एज पर जॉब और वर्क एक्टिविटीज। बहुत सारे एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो परमानेंट एम्प्लॉय को हायर नहीं करते। क्यों परमानेंट एम्प्लॉय को हायर नहीं करते? मैम क्योंकि परमानेंट एम्प्लॉय की जैसे कि हमको जरूरत नहीं है। सपोज दैट किसी की जैसे कि एक बैग हमारे कंपनी में कोई ज्यादा काम आ गया है, तो हम हमेशा वो काम उतना नहीं रहता है, कुछ समय के लिए वो काम है हमारे पास, हम लेबर मतलब कि सप्लाई से हायर करके उस काम को कंप्लीट करा के उसको वेजेस देके उसको बाहर कर सकते हैं। मैम सैलरी भी कम देना होता है उनको, टेम्पोररी एम्प्लॉय को। हाँ, जैसे वो उनको काम इतना वर्क, आपको कुछ 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने काम पड़ता है, तो आप डेली वेजेस पे जो लेबर होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनको हायर करके काम लेते हैं। और रिक्रूटमेंट एक जो होता है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है, वो एक अपने आप में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। तो कोई भी परमानेंट एम्प्लॉय को रखना नहीं चाहता है, सब चाहते हैं कि ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब हो या डेली वेजेस पे आए। लेकिन उस पे जब आप डेली वेजेस पे किसी को रखते हैं, तो उसका जो पेमेंट होता है वो आपको उसको टाइमली पे कर देना चाहिए। क्योंकि अगर वो डेली वेजेस पे काम करने आ रहा है, वो अगर लेबर क्लास में है, तो उसके लिए जो पैसा हो, जो वेजेस होगी, जो उसका पैसा होगा, वो कितना इंपॉर्टेंट। अगर उसको आप डिले करते हैं या उसको किसी चीज पे कट करते हैं, तो वो अगली बार से आपके पास काम करने नहीं आएगा।
तो आपको अपना एक गुडविल बनाने के लिए आपको वो पेमेंट उसको बहुत टाइमली, और जो आपने प्रॉमिस कमिटमेंट करा है ऑन पेपर, जो कमिटमेंट है वही आप उसको पैसे को पेमेंट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है enforcing discipline and happy relationship among employees. Enforcing discipline and happy relationship among employees. डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कहीं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, जो इंस्टीट्यूशन हो, जो कॉलेज स्कूल हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं कि आप बहुत अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, बहुत अच्छी फैमिली से आ रहे हैं, तो आपके लिए कोई डिसिप्लिन नहीं, आप कुछ भी कर सकते हैं। डिसिप्लिन एक जैसा, इसीलिए स्कूल में स्कूल ड्रेस होती है कि नहीं? यस Yes, ma'am. यस मैम। कि वहाँ पे कोई, इवन कॉलेजेस में भी होता है, अगर आप किसी अच्छे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट या इसमें जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको ये होता है, ये आपका एक ड्रेस कोड होता है। उससे ये ना पता चले कि आप आपके पास क्या है, आप कौन से बैकग्राउंड से आए हैं, किसकी फैमिली के हैं। जब कोई स्कूल ड्रेस में होगा, कॉलेज ड्रेस में होगा, तो वो एक ही जैसा लगेगा। कौन फाइनेंशियली साउंड है, कौन एजुकेशन लोन लेके पढ़ाई करने आया है, कैसे आया है, कुछ नहीं, एक जैसा होगा, नो डिस्क्रिमिनेशन। तो डिसिप्लिन होना बहुत इंपॉर्टेंट है वो सब लोगों के लिए। डिसिप्लिन से क्या होता है, लोग में डर भी होता है कि अगर हमने ये नहीं करा तो हमें फाइन हो सकता है, या हमें डिमोशन हो सकता है, या मेरे ऊपर कोई एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट इज enforcing discipline, and second is and happy relationship among employees. हैप्पी रिलेशन, जब इक्वल पार्टिसिपेशन होता है, इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल होता है, तो रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली सही चलता है, तब वहां पे कोई भी कंफ्लिक्ट नहीं होता। लेकिन अगर आप किसी एक को ही बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे, एक कोई बहुत ज्यादा छुट्टी दे रहे हैं, एक कोई बहुत लेट आ रहा है, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, और दूसरा उसी टीम में कोई लेट आ रहा है तो उसको कंप्लेन कर रहे हैं तुम टाइम से आओ या टाइम से काम करो, तो वहां पे रिलेशनशिप खराब हो जाता है। अब नेक्स्ट इज scope of personal policies. Scope, what is the scope of personal policy? पर्सनल पॉलिसी क्या क्या चीजों को कवर करता है? मैम बोनस कर सकता है क्या? सब चीजें करेगा, बोनस भी करेगा। Ma'am, it provides equal opportunities. Ma'am, social responsibility. Okay. The first point is सबसे मेजर पॉइंट जो होता है सोर्सेज में होता है, जो स्कोप ऑफ पर्सनल पॉलिसी होता है, वो होता है फर्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का होता है एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे ही पता चलेगा आपको कि आप किस तरीके का काम होने वाला है, किस तरीके के जो एम्प्लॉयज आने वाले हैं, क्या उनकी क्वालिफिकेशन है, किस तरह से आप काम उनसे करवा सकते हो। फर्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट। ऑल पॉलिसीज कंसर्निंग रिक्रूटमेंट, selection and separation of employees are included in this function. तो एम्प्लॉयमेंट गाइडलाइंस के लिए फर्स्ट चीज क्या होती है, मिनिमम हायरिंग क्वालिफिकेशन। दो टाइप की क्वालिफिकेशन होती है, एक इसेंशियल, एक डिजायरेबल। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होती है, जो मैंडेटरी है, जो आपके पास होनी चाहिए, और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या होती है कि ये अगर होता है तो और अच्छी चीज है, ठीक है। Second is reservation of seats for scheduled caste, scheduled tribes, disabled persons and ex-servicemen. ये कहीं भी आपका जो होता है, ये मेंशन होता है एज पर गवर्नमेंट रूल। अगर आप किसी भी कंट्री में काम करते हैं तो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसको फॉलो करना होता है। तो आपका जो रिजर्वेशन सीट्स का होता है वो आपको देना होता है, वो चीजें आपको उसमें, ये नहीं कि आप रिजर्वेशन दिखा के आप किसी और कैटेगरी में उसको रिक्रूटमेंट कर ले। ये सारी चीजें आपको अपने जॉब वैकेंसी जो होती है उसमें आपको शो करना पड़ता है। Second, next is employment of local people
एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल पीपल, इसका क्या मतलब होता है? मैम एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल पीपल इसका मतलब मैम ये होता है जैसे कि हमारी कंपनी जिस जगह पे है, हम अगर वहाँ के अगर मतलब कि लोकल पीपल को अगर हम वर्क देते हैं तो वहाँ पर रोजगार काफी अच्छा ज्यादा बढ़ेगा, और वहाँ हाँ, के ये लोग ना रहेंगे हो तो कि हाँ, टाइम टू टाइम काफी पहुंचेंगे। वो टाइम पहुंचेंगे, वो वेल वर्स्ड होते हैं। ये नहीं कि अगर आपने कहीं पे इंडस्ट्री आपकी सेटअप हो गई किसी स्टेट में और आप वहां के लोग को नौकरी नहीं दे रहे हैं, तो फिर आपकी इंडस्ट्री सेटअप करने का मतलब क्या हुआ? तो वहां आप इस जगह पे आप इंडस्ट्री सेटअप करते हैं या कोई आपका प्रोडक्शन यूनिट लगता है या कुछ काम होता है, तो वहां के लोगों पे को एम्प्लॉयमेंट देंगे, तब तो उस एरिया का डेवलपमेंट होगा, तभी तो सोशल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी होगा। अगर आप ये नहीं कि हमने हमने नौकरी यहाँ पे एम्प्लॉय वो सेट कर लिया, इंस्टीट्यूशन या मतलब जो भी हमारा प्लांट है लगा लिया, प्रोडक्शन यूनिट लगा लिया, ऑर्गेनाइज सेटअप हो गया, लेकिन हम जॉब बाहर से लोग को दे रहे हैं लाके, तो उसका कोई मतलब? तो अपने एरिया में डेवलपमेंट के लिए जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड सोसाइटी, उसको फुलफिल करने के लिए लोकल लोगों का पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। क्योंकि इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में ये कहा जाता है जब मिक्स कल्चर होगा, ठीक है, जब मिक्स कल्चर होगा, जब हर स्टेट से लोग आएंगे, अलग अलग जगह से लोग आएंगे और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे, तो एज अ टीम अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं, उन लोगों में रिलेशनशिप भी अच्छे से डेवलप हो सकता है। लेकिन अगर एक ही जगह के लोग आ जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो पॉलिटिक्स हो जाती है कि हम किसी बाहर वाले को आने नहीं देंगे। फिर ये होता है अपने रिलेटिव को बुला लेंगे, अपने एरिया के लोग को वो करवा लेंगे, जो रेफरल कोटा में होता है कि आप इनको जानते हैं जब आपको रिक्रूटमेंट होता है, तो इसलिए आपको हर जगह से लोगों को अपॉइंटमेंट रिक्रूट करना चाहिए। इससे डाइवर्सिफिकेशन भी रहेगा और लोग अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे। नेक्स्ट इज रिलायंस ऑन रिलाय ऑन वेरियस सिलेक्शन डिवाइसेस। अब सिलेक्शन डिवाइसेस क्या क्या होनी चाहिए? सबसे पहला तो डिग्री टेस्ट, जिसको हम स्क्रीनिंग प्रोसेस बोलते हैं। मैम एक बार पॉइंट रिपीट कर दीजिए। रिलाय ऑन वेरियस सिलेक्शन डिवाइसेस, ठीक है। अब हम किस 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 तरीके से करेंगे, जो प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन होगा वो क्या क्या होगा? फर्स्ट इज डिग्री। डिग्री क्या होती है? जो डिग्रीज आप क्वालिफिकेशन चेक करते हैं, ये हमारा स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है। जब कोई भी रिक्रूटमेंट वैकेंसी आती है तो उसमें जब लोग फॉर्म अपने जो फॉर्म अप्लाई करते हैं, जब उसको जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसमें फर्स्ट प्रोसेस होता है स्क्रीनिंग प्रोसेस। स्क्रीनिंग प्रोसेस में कहीं कहीं इंटरव्यू होता है, अगर अगर लोग कम है तो इंटरव्यू करवा लेते हैं जनरल इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि आपका नाम क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उसके बेसिस पे स्क्रीनिंग कर देते हैं। और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट होता है ज्यादा, लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख फॉर्म आ रखे हैं आपके पास, तो वहां पे स्क्रीनिंग कैसे करेंगे? वहां पे तो आप एक एक को बुला के इंटरव्यू ले नहीं सकते हैं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो वहां पे स्क्रीनिंग कैसे होती है? एनीवन टेल मी कि वहां पे कैसे स्क्रीनिंग होगी? मैम डिग्री के बिहार पे या फिर मेरिट के बिहार पे फर्स्ट जो भी हाँ। जिनके मतलब कि काफी अच्छे मार्क्स वगैरह होते हैं, जो कि इसी इसी से कर लेते हैं। जो भी आपका पहले जो आपने जो आप सबसे पहले रिक्रूटमेंट में क्या मांगा है, एडवर्टीजमेंट में क्या क्वालिफिकेशन मांगा है, क्या ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मांगा है, जो चीजें मांगा है उसको आपके फॉर्म में देखते हैं कि आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आते हैं कि नहीं, ठीक है। उसके बेसिस पे स्क्रीनिंग होती है, अभी क्या आपकी डिग्री मैच कर रही है कि नहीं। इस तरह से क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं कि अप्लाई कर देते हैं बस, कि चलो देखते हैं, अप्लाई करके देखते हैं, मे बी हम सेलेक्ट हो सकते हैं, हमारा फॉर्म सेलेक्ट हो सकता है। तो जब इतने सारे लोग एप्लीकेंट होते हैं ना, इतने, तो उसमें से मुश्किल से 30-40% का तो ऐसे ही मान लो कि वो फॉर्म में ही रिजेक्ट हो जाते हैं, वो स्क्रीनिंग प्रोसेस में निकल जाते हैं कि उनका क्या सारी चीजों को मीट आउट नहीं कर पाते हैं। और दूसरा होता है टेस्ट। टेस्ट किस किस तरीके का होता है? रिटन हो सकता है, ओरल टेस्ट होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट हो सकता है, ठीक है, सिचुएशनल टेस्ट हो सकता है। तो ये सब तरह का टेस्ट होता है जो आपको करना हो। रिटन टेस्ट तो हर जगह पे होता है, ज्यादातर रिटन टेस्ट होता है। उसके बाद आपका इंटेलेक्चुअल जो टेस्ट हो गया, साइकोलॉजिकल आपका टेस्ट हो गया, इस तरह का, या ओरल टेस्ट होता है। जो भी ये सब चीजें टेस्ट करने के बाद में इंटरव्यू होता है। अब इंटरव्यू में क्या होता है?
मैम आईक्यू लेवल को चेक किया जाता है एम्प्लॉय के। हाँ, ठीक है। आप कितने अवेयर हैं। देखो रिटर्न दो चीजें ना, दो तरह से होती है। हम पढ़ने को तो बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, होता है कि नहीं। हम बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं, बुक से कुछ चीजें पढ़ ली, बहुत नॉलेज ले लिया, लेकिन जब उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना होता है या उसको बोलना होता है, उसको बताना होता है, तो बहुत सारे लोग उसको नहीं कर पाते हैं। किसी किसी को स्टेज का फोबिया होता है ना। बहुत अच्छा पढ़ने में होगा, पढ़ाई में, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, बहुत अच्छा पढ़ने, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, क्वालिफिकेशन होगा, बहुत अच्छा रैंक होल्डर होगा, पर उसको स्टेज का फोबिया होगा। वो डैश में खड़े होकर नहीं बोल सकता। ऐसे बहुत सारे लोग ओरल कम्युनिकेट नहीं कर सकते और कमाता होगा जो लेकिन जो उनको अगर उनको इंटरव्यू देना हो या उनको स्टेज पे, वो ऐसा परफॉर्म करेंगे जैसे उनसे अच्छा कोई बोल ही नहीं सकता है। उनसे अच्छा कोई किसी को आता ही नहीं है। तो ये तरीके के लोग, वो से लोग होते हैं कि हम कहीं थ्योरेटिकल नॉलेज हमारी बहुत अच्छी है और प्रैक्टिकल हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। किसी का प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छा होता है लेकिन थ्योरेटिकल उसका बेस अच्छा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया। फिर उसके बाद होता है रेफरेंस चेक। रेफरेंस चेक मांगते हैं फॉर्म के अंदर कि आपको कैसे पता चला ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। होता है ना, एक दो रेफरेंस देने पड़ते हैं, उसके वो आपका उसको रेफरेंस चेक कर लेते हैं, आपको क्रॉस चेक कर लेंगे, वहाँ पे इंटरव्यू में उससे पूछ ले, आपको उस पे उसको कॉल करके वेरीफाई कर लेंगे आप उस पर्टिकुलर लोग को जानते हैं कि नहीं जानते हैं। और लास्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन मैम मेडिकल टेस्ट। Ma'am, just to check whether the person is in right condition or not. हाँ, मेडिकल टेस्ट होता है और सारे इंस्टीट्यूशन में होता भी नहीं है, पर आपको एक सर्टिफिकेट वगैरह सबमिट करना होता है। और कहीं कहीं जहाँ पे टेक्निकल आपको काम करना होता है, आपको मशीन पे काम करना होता है, वहाँ पे आपका फिजिकल टेस्ट जो होता है, जो मेडिकल टेस्ट है, वो बहुत ही मैंडेटरी होता है, क्योंकि वहाँ पे आपका सब चीज चेक होता है। फिर ऑफिशियल वर्क के लिए इतना मेडिकल टेस्ट होता नहीं है। और उसके बाद आता है नेक्स्ट इज प्रोबेशन पीरियड। व्हाट इज प्रोबेशन पीरियड? Ma'am, progression or procession? प्रोबेशन, PROBATION। प्रोबेशन पीरियड होता है जिस पीरियड में आप जब जो आपको जो आपको लेटर मिलता है, ज्वाइनिंग लेटर होता है, उसमें आप जब ज्वाइन करते हैं तो आपको सैलरी जो होती है, वो जो आपकी सैलरी होती है, सब कुछ वैसे ही मिलता है, आपको सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन आप परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते, कंफर्मेशन नहीं होता है। तो कहीं कहीं पर 6 मंथ का प्रोबेशन होता है, कहीं पर 1 साल का प्रोबेशन होता है। उसमें कंपनी आपको चेक करती है, देखती है कि आप काम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो 6 मंथ के बाद आपको कंफर्मेशन लेटर इश्यू होता है कि अब आप कंपनी के डायरेक्ट एम्प्लॉय हो गए या परमानेंट एम्प्लॉय हो गए। तो उस 6 मंथ के पीरियड में आपको काम देखेगी आपका, या आपकी किस तरह से, उसके बेस 6 मंथ के बाद में वो आपको रख भी सकती है और आपको निकाल भी सकती है। ज्यादातर नहीं निकालती है, लेकिन ये ऐसा होता है कि वो निकाल भी सकती है। अगर आप उसके अपने दिमाग जिसको जैसा उसका जो बेंचमार्क वहां तक आप नहीं काम करे तो आपको हटा भी सकते। ये मैनेजमेंट का होता है, अपना कोटा होता है, और उसमें उस पे वो टेस्ट होता है जो उसकी रिपोर्ट मांगे। जिस ऑर्गेनाइजेशन वेरी करेगा क्या उसको चाहिए, उसके बेसिस पे प्रोबेशन पीरियड से आप कंफर्मेशन पे जाते हैं। तब तक कुछ फैसिलिटीज होती हैं, जैसे मेडिकल फैसिलिटी होती है या कुछ, उसको आप पूरी तरीके से अवेल नहीं कर सकते। कुछ परसेंट में उसको ब्रेक करके आपको दिया जाता है कि 1 महीने बाद या 2 महीने बाद आप इतना यूज कर सकते हैं, ऐसे करके सकते हैं। और परमानेंट जो एम्प्लॉय होता है रोज कंपनी का होता है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का होता है, वो स्टार्टिंग से सब कुछ यूज कर सकता है पूरा। अब नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। Why training and development is important? मैम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोबेशन पीरियड के पहले दिया जाता होगा ना? नहीं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट तो ये तो प्रोबेशन पीरियड वाला तो मैंने रिक्रूटमेंट का सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। मैम, उनका सेल्फ डेवलपमेंट और उस वर्क रिलेटेड जितनी भी स्किल है उन सबको डेवलपमेंट करने के लिए। और ट्रेनिंग, अभी जिसने भी क्वेश्चन पूछा था, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो होता है वो 2 तरीके से होता है। ऑन द जॉब भी होता है और ऑफ द जॉब भी होता है।
कभी कभी आपको पहले ऑफ द जॉब में ट्रेनिंग करवाने के बाद में आपको रिक्रूट किया जाता है, आपको मतलब प्लेसमेंट दिया जाता है, और कभी कभी प्लेसमेंट देने के बाद में ट्रेनिंग है वो ऑन द जॉब होता है, और नहीं तो आपकी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग करवाने के बाद लाया जाता है। जनरली ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो जाती है जब आप आ जाते हैं, जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाते हैं, तो उसके बाद आपको किसी भी अपने सीनियर एम्प्लॉय के साथ में लगा दिया जाता है काम सीखने के लिए। और अगर अगर टेक्निकल आप काम में जाते हैं तो उसके लिए आपकी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है। पहले आप ट्रेनिंग करने के बाद ही आएंगे, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं होगा कि हमें मशीन कैसे यूज करना है, कैसे काम करना है, तो आप कैसे काम करेंगे। कोई कोई रिस्क हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो कंपनी को सारा लॉस बियर करना होगा, इसलिए ट्रेनिंग उसको प्रैक्टिकली पहले मिलती है। ठीक है। और ओके मैम। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का होता है Yes, ma'am. attitude towards training, whether it is regarded as a device to overcome specific problem or as continuing relationship between superior and subordinate। कभी कभी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से क्या होता है, जब हम 6 महीने में, 1 साल में, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सारे एम्प्लॉय एक साथ कभी मिल पाते हैं, नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि टाइम नहीं होता है। लोग अपने ऑफिस में आएंगे, शाम को ऑफिस से जब वापस घर जाते हैं तो किसी के पास टाइम नहीं होता, वो किसी से मिले बात, सबको अपने यहाँ वापस जाना होता है, सबकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अपना वर्कलोड होता है। तो कभी कभी इनफॉर्मली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जब होता है तो उसमें एक तरीके से गैदरिंग हो जाती है, लोगों के बीच का जो डिस्टेंस है, कम्युनिकेशन गैप है, डिस्टेंस कम होता है, और कभी कभी किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होते हैं। तो ये फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों तरीके से होता है, जहाँ पे हम पर्सनली थोड़ा इंटरेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का जब होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तो पहली चीज होती है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग क्या है। ये बहुत ही क्लियर होनी चाहिए कि एम्प्लॉयर को कि क्या उसके ऑब्जेक्टिव है ट्रेनिंग का, और किसके लिए ट्रेनिंग है। मैम पर्सनल पॉलिसी में स्कोप के बाद ये वाला कौन सा टॉपिक है? ये फर्स्ट देखो, फर्स्ट पॉइंट वाज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, सेकंड इज Yes. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ओके मैम। ठीक है, वो एम्प्लॉयमेंट के अंदर सारे सब पॉइंट्स थे, अभी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर सारे ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग, किस कौन ट्रेनिंग कराएगा, वेन्यू का ट्रेनिंग का क्या होगा, और उसमें ट्रेनिंग में कौन कौन लोग होंगे, और उसके पार्टिसिपेंट कौन होंगे, ये बहुत ही क्लियर कट पहले डिसाइड होता है। ये बाद में नहीं होता है चलो इसको ही बुला ले, उसको ही बुला ले, इसके बुला ले। फॉर्मल मीटिंग होती है तो पहले से नोटिफिकेशन होता है इस पर्टिकुलर सेक्टर, इस पर्टिकुलर ग्रुप को हमको ट्रेनिंग देनी। दूसरा है अपॉर्चुनिटीज फॉर करियर डेवलपमेंट। उसमें आपको उनके करियर डेवलपमेंट के बारे में कि आप और कैसे डेवलप कर सकते हैं, क्या क्या और तरीके होते, क्या क्या तरीका है कि आप इसी काम में नहीं है, इसके साथ आप और क्या कर सकते हैं। ये चीज की ट्रेनिंग, ये चीज का ये डेवलपमेंट बताना होता है कि आप करियर में सिर्फ जगह स्टैग्नेंट मत हो जाइए, रुक मत जाइए कि अगर हम क्लर्क का तो हम सिर्फ क्लर्क ही बने, यही काम करना, हमें आगे नहीं जाना है। तो आपको ग्रो करने का रास्ता देखना चाहिए, अपॉर्चुनिटी को ग्रैप्स करना चाहिए कि नहीं हमें और अच्छा आगे डेवलप करना है। बहुत सारे लोग का ऐसा माइंडसेट हो जाता है, जॉब मिल जाती चलो ठीक है, अब जॉब मिल गई कोई बात नहीं, अब यही इसी को करेंगे, ये करेंगे, लेकिन हमारे डेवलपमेंट का नहीं सोचते। प्रमोशन मिलता है तो प्रमोशन के लिए कभी कभी ट्रांसफर होता है, तो लोग ट्रांसफर छोड़ देते हैं, अपना प्रमोशन छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसफर जाना नहीं चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि वो एक इंस्टीट्यूशन इतने साल से काम कर रहे हैं, अब कौन नई जगह पे जाए, इसके लिए वो सैलरी और प्लस अपना डेजिग्नेशन पोस्ट को भी छोड़ देते हैं। तो ये सब चीजें जो होती है वो आपके जो करियर का डेवलपमेंट है उसको रोक देती है। और कुछ लोग इतने ज्यादा एम्बिशियस होते हैं, इतने ज्यादा होते हैं कि उनके लिए अपनी सोशल लाइफ, फैमिली इंपॉर्टेंट नहीं होती, उनको सिर्फ अपना एम्बिशन दिखता है। तो दोनों चीज बहुत बैलेंस होके होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ आपकी जब काम खत्म होगा, जब आप अपना रिटायरमेंट होंगे, तो आपको अपनी फैमिली की भी उतनी ही जरूरत होगी। तो दोनों चीज बहुत बैलेंस होनी चाहिए, करियर और आपका पर्सनल सोशल लाइफ। नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग में मेथड्स हम दूसरे यूनिट में बाद में पढ़ेंगे। दो होगा, ऑन द जॉब होगा एंड ऑफ द जॉब होगा। अब नेक्स्ट है प्रोग्राम्स ऑफ एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट। अब प्रोग्राम्स ऑफ एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट क्या होगा? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट तो उनके लिए हो गई, चलो जो एम्प्लॉइज उनको ट्रेनिंग देने के लिए। एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या होता है? ये तो टॉप मैनेजमेंट के लिए हो गया, टॉप के लिए।
What is executive development program? सेमिनार और कॉन्फ्रेंस। It is the process of managing ability. एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होता है वो जनरली हायर अथॉरिटी के लिए होता है, टॉप लेवल टॉप मैनेजमेंट के लिए होता है। टू डेवलप एन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज, मतलब टू डेवलप देयर पोटेंशियल, परफॉर्मेंस, स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज। ऐसा नहीं है कि जो हायर अथॉरिटीज है उसको अपने स्किल्स को और ज्यादा डेवलप करने की, अपने पोटेंशियल को डेवलप करने की जरूरत नहीं होती कि हम हायर अथॉरिटी हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, हम डिप्टी मैनेजर हो गया, हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता है। उनको भी अपने पोटेंशियल को, अपने स्किल्स को ये टाइम टू टाइम और ज्यादा एनहांस करना पड़ता है। जब वो खुद एनहांस होंगे, खुद मोटिवेटेड होंगे, खुद कुछ नया सीखेंगे, तभी तो अपने जूनियर, अपने सबॉर्डिनेट को सिखा सकेंगे। तो एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये सारे एग्जीक्यूटिव्स के लिए बहुत मैंडेटरी होता है, इसको अटेंड करना ही होता है। क्योंकि जब वो खुद कुछ नया सीख के आएंगे तभी अपने जूनियर्स को, लोगों को नए नए तरीके से सिखा पाएंगे। ठीक है। और लास्ट है ओरिएंटेशन ऑफ न्यू एम्प्लॉइज। ओरिएंटेशन ऑफ न्यू एम्प्लॉइज सबसे पहले भी हो सकता है। व्हाट इज ओरिएंटेशन ऑफ न्यू एम्प्लॉइज? Ma'am, to introduce that new employee to everyone in the office or company. उसको उसके जॉब का इंफॉर्मेशन देना, उसका ड्यूटी क्या होगा वहाँ पे। ओरिएंटेशन ऑफ न्यू एम्प्लॉइज का मतलब होता है एक तरीके से जो आप पहले से पूरा पढ़ के आए हो, सीख के आए हो ना, उसको एक ब्रीफिंग करना। ठीक है। हम कहीं से जब, क्योंकि बहुत जो कि जनरली क्या होता है, फ्रेशर्स आते हैं ना, फ्रेशर्स लोग आते हैं, उनको प्रैक्टिकल कुछ ट्रेनिंग नहीं होती। जो एक्सपीरियंस आते हैं, जो एक्सपीरियंस लोग जो आते हैं, रिक्रूट होकर आते हैं, वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस होते हैं, ट्रेंड होते हैं, उनको काम का वर्क एक्सपीरियंस होता है। तो जब भी अगर वैकेंसी को देखो, किसी पेपर में होता है, जैसे एम्प्लॉयमेंट न्यूज हो या जगह जगह पे जो वैकेंसीज आती है, इंटरनेट पे लोग देखते हैं, तो जो भी स्टार्टिंग लेवल होता है, सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी वैकेंसी वहां पे होती है कि नहीं? इतने फ्रेशर्स रिक्वायर्ड, इतने मेल फीमेल रिक्वायर्ड। लेकिन जैसे 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 पोजीशन बढ़ती जाती है, 5 साल का एक्सपीरियंस, 10 साल का एक्सपीरियंस, 15 साल का एक्सपीरियंस, इस तरह से जब डिमांड आती है, इस तरह से जब होता है, तो उसमें 1 सीट, 2 सीट, 5 सीट, मैक्स टू मैक्स अगर बहुत आ गई तो 10 से 12 सीट, इससे ज्यादा सीटें नहीं आती। तो वहां पे क्या होता है कि वो ऑलरेडी ट्रेंड होते हैं, लेकिन फ्रेशर्स होते हैं, उनको नए होते हैं, कुछ भी नहीं, उनको सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज होता है। तो उनको ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है कि जितना आप सीख के आए हैं, पढ़ के आए हैं, उसको एक रिवीजन टाइप से करना और नई चीजों से उनको इंट्रोड्यूस करना, जिसको हम इंडक्शन प्रोग्राम भी कहते हैं। पहले प्लेसमेंट होता है, उसका इंडक्शन प्रोग्राम होता है, उनको सब चीजों से, ऑर्गेनाइजेशन से, एम्प्लॉय से, हर चीजों से उनको इंट्रोड्यूस कराना, उनको दिखाना, बताना ही क्या चीजें हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है ट्रांसफर एंड प्रमोशंस। नेक्स्ट पॉइंट है, third point is transfer and promotion. चलो अब ये वाला मैं नेक्स्ट करूंगी, मेरी 12 बजे से दूसरी क्लास है। ठीक है। ओके Okay, ma'am. ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू।